गुड इवनिंग। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 देखेंगे और पिछली क्लास में मैं बताई थी मौर्य साम्राज्य से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आज एक और प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को दे रही हूँ पार्ट 2 के रूप में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेगास्थनीज भारतीय समाज को भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और उन्होंने ही पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में उन्होंने बताया था कि उस समय समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित था। तो ओके, तो इसका आंसर होगा 7। भारतीय समाज को कितने वर्ग में? 7। ये कौन कौन से वर्ग हैं इसको आपको ध्यान में रखना है और हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए। तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, सभासद और निरीक्षक। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विशेष रूप से किसमें उल्लिखित किया गया है? मतलब मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो मेगास्थनीज ने किया है। और किसमें किया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखित पुस्तक है इंडिका में कहा गया है कि मौर्य काल में समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किसमें किया गया है? तो मेगास्थनीज के इंडिका में किया गया है कि वहाँ का नगर का प्रशासन कैसा था। मतलब राजा होते थे, राजा के बाद क्या होते थे और कौन कौन से पदाधिकारी थे, लाइक जो सेना का प्रधान नेतृत्व कौन करता था और जो 6 समितियां वगैरह करती थी, सबका चर्चा किसने किया है? मेगास्थनीज ने। सेनाओं का प्रशासन, नगर का प्रशासन, 6 सदस्यों वाली, 5 सदस्यों वाली, इस प्रकार की, जिसको कि मैं आगे देखूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले राजधानी बनाई? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपके ऑप्शन में उदयीन रहता है, जो कि मैं पिछली क्लास में आपको बता दी हूँ, मगध साम्राज्य में जिसमें हर्यक वंश का शासक उदयीन था। जो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो ग्रीव्रज थी और ग्रीव्रज के बाद उदयीन हर्यक वंश का शासक पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है और उसने ही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। कहाँ से? तो राजगृह से हटा करके। अगर ऑप्शन में उदयीन रहता है तो उदयीन, अगर ऑप्शन में उदयीन नहीं रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य रहता है, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी बताया, अशोक के जो से अभिलेख है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। जो मैं बताई थी कि शिलालेख की संख्या 7 होता है। तो सबसे पहले अभिलेख लिखने का प्रचलन किसने किया था? तो ये अशोक ने किया था। कौन से शासक? मौर्य वंश का शासक अशोक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, अशोक के शिलालेखों में आंसर होगा ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपि का। मैं बताई थी कि जो खरोष्टी लिपि है वह दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। ओके, ये एग्जाम में पूछ दिया गया है और ये भी एग्जाम में पूछ दिया गया है कि कौन से अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में है, यानी द्विभाषीय अभिलेख। ये आपको कहाँ से मिले हैं? कांधार से, अफगानिस्तान से
अशोक का सारे कुना गांधार अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में है और उसी को द्विभाषीय अभिलेख भी कहा जाता है। इससे पहले क्वेश्चन में और बताई थी, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से अशोक के खरोष्टी लिपि में अभिलेख पाए गए हैं। ओके, बाकी अगर पूछता है कि अशोक के जो शिलालेख है, अभिलेख है, उसकी भाषा क्या थी, तब भाषा सामान्यतः प्राकृत और लिपि ब्राह्मी, लेकिन इन चारों लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। साम्राज्य नोट राज्य, तो जो प्राचीन प्राचीन भारत है उसमें सबसे पहले साम्राज्य, एक बड़ा राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसका जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य से, कहा जाता है कि इसका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। तो साम्राज्य का निर्माता कौन था? सबसे बड़ा साम्राज्य तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके द्वारा ही साम्राज्य की शुरुआत की गई, एक बड़े साम्राज्य की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कुलहीन निम्न कुल का कहा गया है। और मैं इसे पिछले क्लास में भी बताई थी कि चंद्रगुप्त का और भी कई नाम है। ओके, नेक्स्ट, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? देखिए, यहाँ क्या था कि विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में उसको वृषल निम्न कुल का कहा गया है, जबकि यूनानी लेखक जस्टिन सेंड्रोकोट्स कहा है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो अशोक के शिलालेख की खोज पाद्रेटी पैंथलर ने की। कब? 1750 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? सबसे पहले सफलता किसको मिली, यानी कौन पढ़े? तो सबसे पहले खोज किसने किया? पाद्रेटी पैंथलर ने। और सबसे पहले उसको पढ़ा किसने? तो आंसर होगा विलियम जोन्स ने 1837 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसके अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करती थी? तो मैं आपको बता दूं, जब भी मौर्य काल की बात हो एग्जाम में तो आपको दो चीज़ों को याद रखना है। अगर लेखक की बात आए तो दो दरबारी कवि तो दो थे, एक मेगास्थनीज थे और दूसरा चाणक्य कौटिल्य। ओके, तो उसी के सहायता से जो है नंद वंश के शासक, अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया जाता है। तो ये जो दो अर्थशास्त्र जो किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक ही है। तो ये दो नाम अगर आपके आता है एग्जाम में, मौर्य काल की बात करता है, ऑप्शन में ये दो नाम रहते हैं दरबारी कवि के रूप में लेखक, तो आपको इंडिका और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, किसके अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली एक मंडल करती थी? तो यह किसके अनुसार? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है उनका कहना है कि मौर्य काल में नगर का जो प्रशासन होता था वह 30 सदस्यों का एक मंडल करती थी। और ये जो 30 सदस्य थे तो ये जो थे 5 सदस्यों वाली 6 समितियों में विभक्त था। 6 समिति होता था। पहले तो 30 सदस्य का एक मंडल होता था और वो 30 सदस्य भी बटा होता था किसमें? 6 समितियों में, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होता था। इसी तरह इन्होंने एक और चीज और कहा कि सैन्य का भी प्रशासन इसी तरह से 30 सदस्यों का एक मंडल करता था।
तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसने चंद्रगुप्त मौर्य ब्रैकेट में सेंड्रोकोट्स जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर होगा जस्टिन, और जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य ऑब्लिक चाणक्य ऑब्लिक विष्णुगुप्त प्रधानमंत्री थे। मैं यहाँ पे तीनों नाम इसलिए लिख दी कि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कौटिल्य भी वही है, चाणक्य भी वही है और विष्णुगुप्त वही है। ओके, तो ये प्रधानमंत्री किसके थे? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करने में विष्णुगुप्त कौटिल्य की सहायता उनको मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो कौटिल्य ने, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को प्रधानमंत्री, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और इसी चाणक्य कौटिल्य का बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? जो वेश्यावृत्ति करती थी उसको क्या कहा जाता था? आंसर होगा रूपा जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन होता है? राज्य का 7वां अंग के रूप में किसको जाना जाता है? तो मित्र को। किसको? मित्र, सुहृद को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में कौन सा भाग वसूला जाता था? जो मौर्य काल था बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो टैक्स वैक्स जैसा कि आज भी लगते हैं, हम लोग जीएसटी देते हैं, पहले वैट था। ओके, तो उस टाइम में भी जो बिक्री कर के रूप में जो मूल्य होता था उसका 10वां भाग वसूला जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अशोकाराम विहार स्थित है। तो अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? प्रिंस पुस्तक है मैकियावेली का, तो इसकी मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के समय में, शासनकाल में बिंदुसार जो मौर्य वंश का शासक था। तो एस्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश आंत्योकस के राजदूत के रूप में डायमेकस आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरार से प्राप्त हुए हैं? मैं पीछे भी डिस्कशन कर चुकी हूँ। कुम्भरार जो बिहार में पटना के आसपास है, वहां से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र, क्योंकि मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और ये जो है लकड़ी का बना हुआ था, राजप्रसाद था मौर्यों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रथम बाग और औषधि केंद्र यानी अस्पताल बनवाया था। तो किसने बनवाया था? आंसर होगा अशोक। मैं आपको बता दूं कि अशोक जो है वह छायादार वृक्ष, राहगीरों के लिए सड़क के किनारे बनवाए थे, अस्पताल बनवाए थे। किसके लिए? मनुष्य और पशुओं के इलाज के लिए। बहुत से कार्य उन्होंने लोक हित में किए थे। और अशोक जो है जनोपकारी शासक थे, जो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये विभिन्न बाग बनवाए, सराय बनवाए, धर्मशाला बनवाए, इत्यादि बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अशोक बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? क्या प्रमाण है? तो आंसर होगा देवनाम
प्रिय, क्योंकि अशोक बौद्ध हो गया था, उपगुप्त नामक बौद्ध विद्वान से उन्होंने दीक्षा लिया था और उसके बाद भी वो हिंदू थे। इसका प्रमाण क्या, तो उनकी जो उपाधि थी देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय, और हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। देखिए, मैं 4 जो बौद्ध संगीति हुई है उसको मैं जो मेरा बौद्ध जो बुद्धिज्म चैप्टर है जिसका क्लास मैं दे चुकी हूँ उसमें मैं पूरे डिटेल के साथ बताई हूँ बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को, उसको आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा अशोक। सांची का स्तूप जो है वह अशोक ने बनवाया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्वेश्चंस का, तो ये क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आगे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी, जो हिस्ट्री है सब्जेक्ट, उसका कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगी, जिस तरह से मैं चैप्टर वाइज जैसे मौर्य काल से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका मैं कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आपको कॉन्सेप्ट भी करना है ताकि आपको इतिहास में अगर कोई चैप्टर है उससे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हल्का हल्का कॉन्सेप्ट का भी आपको क्लियर कराती जा रही हूँ, झलक दे रही हूँ, और डिटेल में जब मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगी तो आप अगर पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो जो मेरा जो लेक्चर होगा कॉन्सेप्ट का, जैसे कि मौर्य काल का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, आगे गुप्त काल का भी मैं लेकर के आऊँगी। तो जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर आपका रहेगा तो आपको पीटी में भी अगर सपोज आपको कोई क्वेश्चन नहीं याद रहता है तो कॉन्सेप्ट के थ्रू आप सही आंसर तक जाएंगे, और उसके बाद अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस में लिखने में आपको बहुत आसान हो जाएगा। उसको समझने में, मेंस क्या है, अपने मन का जो आप जानते हैं, आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको विश्लेषण करने का, कि आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। रहता तो मौर्य साम्राज्य है लेकिन उससे घुमा करके उसकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीति, इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछा जाता है। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहने पर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप कॉन्सेप्ट से मत भागा कीजिए। मैं कॉन्सेप्ट का जो भी लेक्चर लेकर के आती हूँ 25 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, आप घबराएं नहीं, तसल्ली के साथ समय निकाल करके उसको देखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप इस विश्वास के साथ मेरे साथ चलें, खुद भी मोटिवेट रहें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। मैं आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ, इसका कोई कॉस्ट मैं नहीं लेती हूँ, इसलिए एक कॉस्ट के रूप में आप इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में किसी तरह की कोताही ना करें, मुझे मोटिवेट करें। और जब आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी और आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को लेकर के विभिन्न सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स विद प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी और आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।